नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। क्राइम को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का डंका देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। कट्टरपंथियों और बवालियों से कैसे निपटा जाए ये सीएम योगी अच्छे से जानते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जनता से ही दंगागियों का वीडियो बनाने को कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता नजर आए तो उसका वीडियो बनाएं और उसे वायरल करें, जिसके बाद सरकार खुद ऐसे लोगों के पोस्टर लगाएगी और उनसे नुकसान की भरपाई करेगी। यानी अब प्रदेश में दंगाइयों की खैर नहीं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत आज मथुरा पहुंचे। 3 दिन के मथुरा दौरे के दौरान भागवत गांव ग्राम परखम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवकों के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे और इस ट्रेनिंग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 251 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या है संघ का मथुरा प्लान? कैसे सीएम योगी ने तोड़ी कट्टरपंथियों की कमर? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आज बयान दिया सार्वजनिक संपत्ति को लेकर, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ ये काम पहले से कर रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने सारे लोगों को इसमें जोड़ा, उत्तर प्रदेश के सारे लोग जो कि दंगा से प्रभावित हों, जो ये मानते हैं कि हंगामा होता है तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, उससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, जिसका कंट्रीब्यूटर वो खुद भी हैं। वो खुद भी सरकार को पैसे देते हैं, उसी के सरकार से टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। तो हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे मामलों का संज्ञान ले और उसे सरकार तक पहुंचाए। ऐसे अगर योगी आदित्यनाथ के मोडस ऑपरेंडी देखें, दंगा से निपटने का, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए जुर्माना लगाने का, तो वो सबसे पहला मॉडल है हिंदुस्तान में, जिसका उदाहरण लेकर दूसरे राज्यों ने भी शुरू किया। जब ये शुरुआत हुई थी उस समय सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था जी, और सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए थे, यानी कि आग लगाई गई थी गाड़ियों में। लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लखनऊ से शुरू की जुर्माना, और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। सरकार ने नियम बनाए हैं और उसके आधार पर जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, यानी प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर, और उसमें शामिल वो लोग जिनका चेहरा पहचान में आता है, मतलब सबसे पहले वो हाईलाइटेड पर्सनालिटी जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, और उसके बाद उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा जो कि उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और उसके बारे में जानकारी सरकार को किसी न किसी तरह से, यानी कि कुछ सीसीटीवी फुटेज से या फिर कुछ वीडियो के हवाले से, जो लोगों ने प्रोटेस्ट के समय वीडियो बनाए हैं, उसके आधार पर उन लोगों को नोटिस भेजा गया। कई लोगों के घर नीलाम होने की स्थिति आ गई क्योंकि करोड़ों की जुर्माना वसूली नोटिस थी जी। और इसलिए ये पहले हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके बाद हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई कि नहीं, तत्काल वसूली के नोटिस पर स्टे लगा दिया जाए, बाद में जब साबित हो जाए कि इनकी भूमिका है तो इनसे वसूली की जा सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहीं रुके नहीं। आगे जितने भी दंगे फसाद हंगामा हुआ, हर समय एक तो आरोपियों का पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में 2 तरह के तरीके अपनाए गए। पहला, वो लोग जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये इस एरिया में रहते हैं और उस एरिया में रहता है लेकिन अभी घर पर मौजूद नहीं है। जब भी पुलिस जाती है वो घर में नहीं होता है, उसके घर में कई बार छापे पड़ चुके हैं, तब उसी एरिया में उसके पोस्टर लगाए जाते रहे। जैसे संभल हिंसा मामले में हुआ जी, संभल में यही किया गया कि सबसे पहले 50-51 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया गया। उसके बाद जितने लोग वीडियो में दिख रहे थे, यानी पुलिस के साथ झड़प हुई थी, तो आजकल पुलिस का तरीका हो गया है कि जहां भी वैसी संभावना हो वहां रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी पहले से तैयार रहते हैं कि ये कम से कम दिखाया जाए। कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत की, हमने शुरुआत नहीं की। इसलिए वीडियो बनाया जाता है। पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई ऐसी करते हैं, यहां तक कि गाड़ी के चालान के समय भी उत्तर प्रदेश में वीडियो बनाया जाता है कि आप ये ना कह सके कि हम, यानी पुलिस वाले गलत कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। तो वो संभल में भी किया गया। उसके बाद सेकंड लेयर में वो लोग रहते हैं जिसकी पहचान स्थानीय स्तर पर नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो उसके भी पोस्टर लगाए जाते हैं और बोला जाता है अगर इसकी गिरफ्तारी बाद में हुई और ये पता चला कि इसको पहचानने वाले लोग यहाँ हैं और उसकी पहचान छुपा रहे हैं, यानी कि किसी का रिलेटिव है जो उसी एरिया का है और उसने ही बुलाया होगा, लेकिन फिर भी उस एरिया का वो व्यक्ति नहीं है, तो उसके पोस्टर को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके फोटो को, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो उसे जानता था लेकिन पुलिस को बताया नहीं, उसका सही आइडेंटिफिकेशन नहीं बताया कि इस जगह का, इस जिले का आदमी है, इसे हम जानते हैं और इसके घर जहां पर है वहां का एड्रेस दे कि पुलिस वहां तक पहुंच सके। तो ये तरीके अपनाए गए और अब सरकार का ये मानना है कि कहीं भी डिफेस किया जाता हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का मतलब केवल दंगा फसाद के समय नहीं है, ऐसे भी सामान्य तरीके से दो चार लोग हुड़दंग करने के लिए निकल गया। जैसे ये वंदे भारत ट्रेन है और वंदे भारत ट्रेन पर लगातार हमले होते हैं, इसके पीछे बार बार ये कहा जाता है कि हमला करने वाला एक विशेष कम्युनिटी का रहता है। ये विशेष कम्युनिटी मतलब मुस्लिमों के बीच से ही ये आवाज़ उठती है। मुस्लिम इससे नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में भरा जाता है, ये बताया जाता रहा कि देखो तुमने वंदे मातरम कहने से तो इनकार कर दिया। बताया गया है कि कई लोग वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया क्योंकि वंदे मातरम कह नहीं सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है। सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं यहाँ पर, और जो मुस्लिम स्कॉलर माने जाते हैं वो भी वंदे मातरम, वंदे भारत कहने से अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं ये मादरे वतन की बात है, ये किसी भी धर्म के मजहब के खिलाफ कैसे हो सकता कि अपने मातृभूमि की आराधना करे, पूजा करे, उसका नमन करे, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में भरा गया है, मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि मोदी ने एक नया काम कर दिया, वंदे मातरम तो हम कह नहीं सकते, नहीं कहते हैं, कभी कभी मौका मिलता है, स्कूल में कॉलेज में मौका मिलता है, लेकिन ये तो ट्रेन ही चला दिया वंदे भारत। अब वंदे भारत का मतलब ही होता है भारत की वंदना करो। अब हम इस ट्रेन का नाम भी लेते हैं तो हम वंदे भारत कहेंगे कि भारत माता की जय। अब भारत माता की जय कैसे कह सकते हैं? हम तो जयकार कर नहीं सकते, इसलिए अटैक किया जाता है। तो उसमें भी कहीं भी इस तरह की घटना हो, वीडियो बनाओ और तुम सो जाओ। लोगों को समस्या एक बात पे रही है, सरकारें चलती रही और सरकारें ये एक दिन में सारा सिस्टम नहीं बदल सकती, तो सरकारें 70 साल से चल रही थी जी। एक ईमानदार व्यक्ति जो देश के प्रति कुछ अपना कर्तव्य रखता है और देश में ही अपने आसपास हो रही गलत गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचना देना चाहे, सरकार को सतर्क करना चाहे, तो भी वो सतर्क सरकार को नहीं कर सकता, न वो पुलिस को सूचना दे तो कोई कार्रवाई होने की उम्मीद कर सकता है। वो सोचता है कि अगर हम इस ट्रैप में फंस गए तो हम ही खुद परेशान हो जाएंगे। अगर हम गवाही देने के लिए चले गए से एक्सीडेंट का, अगर हम अपने आसपास के बिजली चोरी की शिकायत कर दिए, अगर हमने कुछ ऐसा काम कर दिया तो उसके बाद परेशान हम ही हो जाएंगे, हम ही को पुलिस टॉर्चर करेगी, बार बार पूछताछ करेगी, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, इसकी पूरी संभावना भी नहीं है। तो इसलिए योगी ने आश्वासन दिया है कि आप ज़्यादा एक्टिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस एक वीडियो बनाओ और डाल दो सोशल मीडिया पर ही। अगर सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहते तो पुलिस के पास भेज दो, उसके बाद हम कार्रवाई कर लेंगे। मतलब अगर आगे दंगा फसाद हुड़दंग हंगामा भी होता है तो उस समय लोगों को हाथों में हथियार लेने के बदले मोबाइल फोन रखने की जरूरत है, स्मार्टफोन कि आप रखो, वीडियो दिखाओ और सरकार उससे जुर्माना वसूली कर लेगी। योगी आदित्यनाथ का जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक रहा है उसमें ये सबसे बड़ा ये जिम्मेदारी देना, जनता को जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब आगे आपके ऊपर है कि आप उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कैसे लाते हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हो, और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालें, सरकार अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी। मतलब अब ये जो हंगामा गैंग है वो सतर्क हो जाना चाहिए इनको, क्योंकि हर मोहल्ले में छोटे छोटे स्तर पर ये जो हाथापाई पर उतरता है उन सब के शामत आने वाली है। ये योगी आदित्यनाथ का अगला कदम है और ये परेशानियां तो इन लोगों के साथ है ही। अभी देखिए ये आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया।
ये इन लोगों पर अलग अलग जगहों पर, ये जो समाजवादी पार्टी के पुराने गुंडे हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के साथ काम करते हुए इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया था, आज वो जेल के अंदर हैं या फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के हिरासत में हैं, या फिर उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे हो रहे हैं कि जो अब आगे ऐसे काम करने से अपने आप को रोक कर रखे हुए। ये समस्याएं इन लोगों के साथ आ रही है। और इस बीच मोहन भागवत भी मथुरा पहुंचे, तो क्या है मथुरा को लेकर संघ का प्लान? देखिए, जो प्लानिंग चल रही है मथुरा को लेकर, मथुरा में पिछले 15-20 दिनों से कई आंदोलन हो चुके हैं जी। एक कॉरिडोर के लेकर आंदोलन हुआ। लोगों का कहना है कि ये शाही ईदगाह मस्जिद जो है उससे परेशानियां होती है। मथुरा के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ जाने आने वाले लोग भक्त जो जाते हैं, तो वो जो कॉरिडोर है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि भीड़ से भगदड़ पैदा हो जाता है। और आजकल देखने को मिल रहा है कई जगह भगदड़ की स्थितियां पैदा हुई, जिसमें लोगों की मौत हो गई। कुंभ में भी भगदड़ हुई, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, भीड़ के कारण ही। अभी बेंगलुरु में भगदड़ हो गई है स्टेडियम के अंदर। तो ये भीड़ है जो भगदड़ का कारण बनता है। इसलिए भीड़ को मैनेज करने के लिए बेहतर कॉरिडोर, जैसे काशी में कॉरिडोर बना वैसे यहाँ भी कॉरिडोर बनाना चाहिए। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले ये मस्जिद के खिलाफ ही विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की थी, अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, और इस बीच एक बार डॉक्टर मोहन भागवत ने खुद इसके ऊपर बोल दिया था। पिछली बार जब बातचीत चल रही थी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की, तो काशी में जब ज्ञानवापी परिसर के खिलाफ फैसला आया था कुछ, और योगी ने रातों रात ताला खुलवाया था जो पूजा स्थल था, तो उसके बाद डॉक्टर मोहन भागवत ने खुद बोला था कि संघ का कोई लेना देना मथुरा और काशी से नहीं है, हमारा आंदोलन केवल अयोध्या तक था, काशी मथुरा में हम आंदोलन नहीं करेंगे। इसकी बड़ी आलोचना हुई, और संघ के अंदर ही बात होने लगी कि डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं, लेकिन संघ की कई इकाइयां हैं स्वयंसेवकों की, और सबके ऊपर संघ का ऐसा अधिकार नहीं है कि आप इन्हें रोक सकें। आप अपनी भूमिका हटा दीजिए, लेकिन रोक नहीं सकते आंदोलन करने से। आपने तो ऐसी बात कर दी जिससे कि लगता है कि अब कोई आंदोलन मथुरा और काशी के लिए हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद इन्होंने एक बार दौरा किया था पहले भी मथुरा का, और अभी स्वयंसेवकों को समझाने आए हैं, बताने आए हैं, ट्रेन करने आए हैं, ये दिखाने आए हैं कि अब मथुरा में आंदोलन होना चाहिए। अयोध्या में हुआ, अयोध्या में इसका फल मिला, और फिर मथुरा में और काशी में आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये दो जगह है जिसकी मुक्ति जरूरी है। और अगर मुस्लिम पक्ष इसके लिए खुद से तैयार होता है, कोई समस्या नहीं है। तैयार नहीं होता है तो आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर इन लोगों ने एक तरीके से ईगो बना लिया है, ईगो पाल कर रखा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जहां से लोग आते हों और दिमाग में उनका रहता हो हिंदुस्तान आने के बाद, उनके दिमाग में ये हो सकता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद एक बार घुमाएं, वहां नमाज अदा कर लें, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं होता कि हम काशी में जाकर ज्ञानवापी में एक बार नमाज पढ़ते। तो वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर या देश के ही किसी हिस्से से नहीं जाता है, बनारस काशी नहीं जाता है नमाज पढ़ने के लिए। आसपास के लोग हैं वही जाते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए होता था जी। उसी तरीके से मथुरा में जाकर ये शाही ईदगाह में कोई नहीं जाता, इस मस्जिद में जाने के लिए बाहर से लोग नहीं आते। लेकिन इन दोनों जगहों पर दुनिया के किसी कोने में रह रहे हिंदू अगर हिंदुस्तान आते हैं तो उनके दिमाग में ये होता ही है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल है, मथुरा में जाएं, वृंदावन में जाएं, भगवान शिव जिनके त्रिशूल पर बसे हुए काशी, वहां भोलेनाथ की नगरी जाएं। ऐसे भी सामान्य तरह से करोड़ों लोग जो हैं वो काशी जाते हैं हर साल, गंगा किनारे आरती देखने, वहां की भव्यता देखने। और ऐसे समय में भी हिंदुओं की भावनाओं का अगर ख्याल नहीं रखते, उनकी संवेदनाओं के साथ नहीं रहते, तो फिर आप टकराव के अधिकारी हो, फिर टकराहट ही होनी चाहिए। आप ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करो और ऊपरी स्तर पर करो और अंदर से हमें दुख देते रहो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये अब मथुरा में आंदोलन शुरू करने की तैयारी है। मोहन भागवत भी समझ चुके हैं कि अगर हम रोकते हैं तो भी संघ इसमें आगे आंदोलन करेगी। इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत के 3 दिन का दौरा
महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, और समस्या क्रिएट कर सकता है उन लोगों के लिए जो इन जगहों पर किसी तरीके से कैद करके रखे हुए हैं, ये अपने लिए प्रतिष्ठा का विषय बना रखे हैं। इन लोगों की समस्याएं और बढ़ने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी को क्राइम फ्री करने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही कर दिया था। उन्होंने सत्ता पर काबिज होते ही बता दिया था कि अब यूपी में माफिया जो है वो खत्म होंगे, गुंडाराज खत्म होगा, जिसको लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी अपनाई गई। प्रदेश में तेजी से क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे आया है, खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में, जहां कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के लोगों का बोलबाला था, उसको सीएम योगी ने खत्म करने के लिए पुलिस को भी फ्री हैंड दिया और नियमों का सख्ती के साथ अमल में लाने को कहा। वहीं भागवत की मथुरा में एंट्री से साफ है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी आ चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।